स्टूडेंट्स, मोर ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि बाल्मर ने स्टडी की थी और उसने देखा था कि विजिबल रीजन के लिए जो है वो चार स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो है हमें मिलती हैं, फोर स्पेसिफिक वेवलेंथ्स अगर हम हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइट जो है वो देखें और वो विजिबल रीजन में जो है वो हमें मिलती है। तो जिसको जे आर राइटबर्ग ने जो था वो एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था और इसी को हम बाल्मर राइटबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। और जो कि हमारे पास थी 1/λ इज इक्वल टू आर, जो कि राइटबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, इंटू 1/p² माइनस 1/n²। और ये p और n जो है ये डिफरेंट लेवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे एक और वीडियो में हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें, बाल्मर सीरीज तो यानी कि हम देखना चाहें कि जो चार वेवलेंथ आई थी और स्पेसिफिक वेवलेंथ आई थी, कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आया था, तो वो कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, उसमें से एक तो यानी कि वेवलेंथ हमने उसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए एक तो हमें राइटबर्ग कांस्टेंट जो जिसकी वैल्यू जो है वो हमने कहा कि इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर मीटर। और इसके साथ साथ हमें पुट करनी पड़ेगी पी और एन की वैल्यू। तो बल्मर सीरीज के लिए पी की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो 2 पुट करते हैं, और यहाँ पे 2, और इसके साथ साथ एन की वैल्यू जो है यानी कि पी की वैल्यू 2 ही होगी बाल्मर सीरीज के लिए, लेकिन एन की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से फिर हम जो है कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो बाल्मर सीरीज आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर जो था वो लेमैन ने भी इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्टडी किया हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और उसने भी कैलकुलेशन की, लेकिन उसने कुछ मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी यूज़ की, इसलिए उसके पास जो वेवलेंथ आई वो मुख्तलिफ वेवलेंथ आई। और वो क्या थी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेमैन लेमैन सीरीज सीरीज तो लेमैन ने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए, तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है आर 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, आपने देखा कि p की जगह हमने 1 पुट किया है, तो एक्चुअली लेमन सीरीज के लिए जो p है, लेमन सीरीज के लिए जो p है ये 1 होगा। ठीक है। और n जो है इसी तरह से n जो है अब हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 से लेकर ऑनवर्ड, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और फिर इसको यूज़ करते हुए जब लेमन ने ये सीरीज चेक की, यानी कि जो उसके पास वेवलेंस आ रही थी वो उसने चेक की प्रैक्टिकली भी और इस इक्वेशन की मदद से भी उनकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो देखा कि वो इंफ्रारेड रीजन में आ रही थी, आई आर रीजन। ठीक है, आई आर रीजन यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा था, जो वेवलेंस का स्पेक्ट्रम बन रहा था वो इंफ्रारेड रीजन में था, वेवलेंस की जो वैल्यू आ रही थी वो इंफ्रारेड रीजन में आ रही थी। तो और हाइड्रोजन के लिए उनकी वैल्यूज़ जो थी वो स्पेसिफिक थी, जैसे कि मैंने पहले भी डिफाइन किया कि कोई एक एटम जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ से एमिट करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन की हमने बात की कि बल्मर सीरीज में उसने कोई भी हाइड्रोजन एटम ले लें तो वो बल्मर सीरीज में विजिबल रीजन में पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेगा। और इसी तरह से लेमन सीरीज में जो कि इंफ्रारेड रीजन में हमें स्पेक्ट्रम देती है, यानी कि वेवलेंथ्स जो आती हैं इस लेमन स्टडी में, तो उसमें हमने देखा कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स एमिट करेगा हाइड्रोजन एटम, और इंफ्रारेड रीजन में एमिट करेगा। उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हाइड्रोजन के लिए ख़ास होंगी और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम ये वैल्यूज़ पुट करते हुए। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की। नेक्स्ट 2 सीरीज़ जो हैं वो नेक्स्ट 3 सीरीज़ जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में स्टडी की गई, और जिनमें से एक पास्टन सीरीज है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास्टन सीरीज। तो पैशन सीरीज में अगर हम इसके फार्मूले को देखें, जो कि बल्मर राइटबर्ग इक्वेशन की मदद से ही जो है वो पैशन ने यूज़ किया था, तो वो फार्मूला हमारे पास वही है 1/λ इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम पैशन सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो फार्मूला हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि पी की वैल्यू अब यहाँ पे जो है वो
थ्री होगी, ठीक है, 3 स्केयर माइनस 1/n स्केयर। तो फिर पर्सन सीरीज के लिए p की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ n की वैल्यूज जो हैं, एन की वैल्यू जो है फिर हम इसके बाद यानी कि अपर लेवल से 3 के बाद वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि 4 होगा हमारे पास, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6 एंड सो ऑन। तो पैसिन के लिए जो वेवलेंथ्स आ रही थी, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस स्टडी में जो वेवलेंथ्स आ रही थी और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में था। और जो वेवलेंथ्स थी वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए आ रही थी, यानी कि हाइड्रोजन ही वो वेवलेंथ्स की वैल्यू जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और ये सीरीज भी अल्ट्रावायलेट रीजन में ही आती है, और इसके लिए फार्मूला तो वही है, राइडबर्ग बेलमर राइडबर्ग इक्वेशन है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पे जो p की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम यूज़ करेंगे 4, और सॉरी यहाँ पे लिख लें कि ये p की वैल्यू है, p इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1/4 स्केयर माइनस 1/n स्केयर की फॉर्म में। और n जो है अब यहाँ पे p से ग्रेटर यानी कि p से नेक्स्ट पुट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक रेगुलेरिटी जो है हमें नज़र आ रही है यहाँ पे भी, और ये रीजन जो है इसमें जो वेवलेंथ्स आ रही हैं वो उनकी वैल्यूज अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही आ रही हैं, यूवी रीजन। और इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज जो थी वो फंड सीरीज थी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंड सीरीज। और एक्चुअली सीरीज से मुराद ये है कि स्पेक्ट्रम में जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आ रही थी, इन साइंटिस्ट ने जो स्पेक्ट्रम स्टडी किए हाइड्रोजन के मुख्तलिफ एनर्जीज़ के लिए, तो उसमें जो वेवलेंथ्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ रही थी तो उसको हम सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सीरीज़ को हम इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रंट सीरीज़ के लिए यहाँ पे पी की वैल्यू जो थी वो 5 थी, 5। और इसके मुताबिक फिर जो इक्वेशन बनती है हमारे पास वो बनती है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/5 स्केयर माइनस 1/n स्केयर, और n उसी तरह से अब 5 के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा, यानी कि n जो है वो 6, 7, 8 एंड सो ऑन होगा। तो इन साइंटिस्ट ने फिर हाइड्रोजन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा, मुख्तलिफ रीजन्स में उनकी वैल्यूज़ आ रही थी, लेकिन वो वैल्यूज़ स्पेसिफिक थी। और बाकी एलिमेंट्स के लिए भी जब यही इसी किस्म की स्टडी की गई तो देखा गया कि उनके लिए जो वेवलेंथ्स आती हैं वो भी जो है वो उनके स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम आते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू की वेवलेंथ मिलती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। और इसके साथ साथ देखा गया कि हर एलिमेंट के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू हैं किसी एक रीजन में वो उस एलिमेंट के लिए ख़ास हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के लिए वो वैल्यूज जो हैं वो सीरीज अपीयर नहीं होती। यानी कि अगर हम बेलमर सीरीज ही विजिबल रीजन में ही ऑक्सीजन के लिए चेक करना चाहें वेवलेंथ्स, तो उसके लिए हाइड्रोजन की निस्बत कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी, वेवलेंथ्स की बेलमर सीरीज मुख्तलिफ आएगी। तो इस तरह से फिर इन बेसिस पर हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये स्टडी जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसी भी एटम का यूज़ करते हुए, किसी भी एटम को स्टडी करते हुए, उसके स्पेक्ट्रम स्टडी करते हुए हम एलिमेंट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन ये जो रेगुलेरिटीज़ आ रही थी जो कि सीरीज़ की फॉर्म में हमें नज़र आ रही हैं, यानी कि वेवलेंथ जो है वो ख़ास मेथड से आप देख रहे हैं कि ख़ास सीरीज से चेंज होगी वेवलेंथ, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होगी वेवलेंथ की। तो ये रेगुलेरिटीज़ जो थी क्यों थी उस वक्त जो था वो किसी भी साइंटिस्ट को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि एटम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उसमें ये रेगुलेरिटीज़ जो हैं वो आती हैं। तो लेकिन नील्स बोहर ने इन्हीं रेगुलेरिटीज़ को एटॉमिक मॉडल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, नील्स बोहर। और यानी कि यही स्टडी यूज़ करते हुए नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल जो था वो रिप्रेजेंट किया, जिनमें फिर
इनकी जो इन रेगुलेटरीज की भी एक्सप्लेनेशन हुई कि ये रेगुलेटरीज क्यों हैं। और एक्चुअली उसमें ये कहा गया, यहाँ पे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का। तो नील्स बोर ने कहा कि एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक लेवल्स में रहेंगे, और उन स्पेसिफिक लेवल से अगर वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं या डाउन लेवल पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो स्पेसिफिक अमाउंट में ही एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करेंगे। तो इसलिए फिर स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इमिट या ऑब्जर्व करेंगे। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, और इसके मुताबिक आपने को ये भी आइडिया होगा कि स्पेक्ट्रम हमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम हमें क्या जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से क्या स्टडी कर सकते हैं। और फिर मज़ीद इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम बोहर का एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे।